Hello people, this is your channel CTV. Hello people, this is your channel CTV, and in this video we are going to do the further last questions of portfolio, right? और इधर जो है हम जैसे कि वो सिंगल इंडेक्स मॉडल, शार्प मॉडल का एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर पोर्टफोलियो रिप्लेसमेंट थ्योरी के हैं, एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी के हैं, मिनिमम वेरिएंस सेट है, अराउंड 6-7 क्वेश्चन है। तो आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो में 6-7 क्वेश्चन करा के ये पोर्टफोलियो का पूरा टंटा ही ख़त्म करें अपन, राइट? तब देखो, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ 3 म्यूचुअल फंड, ये 3 म्यूचुअल फंड है और मार्केट है। एवरेज रिटर्न दे के रखे हैं आपको, वेरिएंस दे के रखा है और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये जो अपन सिस्टमेटिक रिस्क कितना बोलते हैं ना कि बीटा ऑफ स्टॉक का होल स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का होल स्क्वायर, ये इतना सब करते हैं ना। ये जब कोफिशिएंट ऑफ पोर्टफोलियो, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आता है तो ऐसे केस में ना बीटा ऑफ स्टॉक नहीं आता, फिर तो ऐसे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो नहीं आता है। इधर ना को रिलेशन का होल स्क्वायर, मतलब वही कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू वेरिएंस ऑफ स्टॉक का होल स्क्वायर, ऐसा रहता है। इधर भी ऐसे ही है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का होल स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो का होल स्क्वायर। तो देखो ये लिखा हुआ है कि ये एवरेज रिटर्न आपको दे के रखा है, वेरिएंस दे के रखा है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो पहले सारे फॉर्मूले आप खोल लो, रैंक शार्प मेजर, ट्रेनर मेजर, पहले सारे फॉर्मूले खोलो। शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है? आरपी माइनस आरएफ, राइट? तो देखो आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, तो देखो था आरपी माइनस आरएफ इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ये शार्प और ट्रेनर तो अपन ने कर लिया, ठीक है। अब देखो एवरेज रिटर्न है तो अपन ये आरपी मान लेते हैं, ये म्यूचुअल फंड का ही कैलकुलेट करें, इसको आरपी मान लो। आरएफ हमको दे के रखा है क्या? आरएफ भी दे के रखा है, तो पहले अब ये कर लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा वेरिएंस देख रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो 7 - 9 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, इसका आ रहा है 9.6, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 9.6 आ रहा है। तो आपको हाँ नेगेटिव में आ सकता है, कोई चिंता की बात नहीं। तो आप इधर लिख लो कि रेशियोज जो है वो कैन भी नेगेटिव, रेशियो नेगेटिव आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने शार्प रेशियो भी निकाल लिया, चलो ठीक है। अब बीटा, ठीक है, ट्रेनर रेशियो के लिए आपको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए, मतलब बीटा ऑफ ईच फंड चाहिए, राइट? तो देखो इसमें ना पर्टिकुलर एक चीज़ मिसिंग है, ठीक है, वो जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये इधर नहीं दिया हुआ है। तो देखो आपने क्या किया, बाकायदा आपने जो है आपके पास एवरेज रिटर्न था, ठीक है, वेरिएंस था, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का होल स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी थी, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन था जो है हमारा आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन था जो है हमारा आर स्क्वायर, राइट? और फिर हमने जो है कोरिलेशन भी निकाल लिया। अब कंपेयर द परफॉर्मेंस विद मार्केट। ट्रेनर रेशियो के लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था पोर्टफोलियो का, या सॉरी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए था, और हमने बीटा सबका निकाला। को रिलेशन कोफिशिएंट देख रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, तो हमने निकाल लिया। अब बोल रहे हैं कि कंपेयर द परफॉर्मेंस विद मार्केट। अब परफॉर्मेंस विद मार्केट, 1 सेकेंड, तो शार्प रेशियो था, ट्रेनर रेशियो था, तो हमने ये सब करा तो सही प्रॉपरली। अब कंपेयर द परफॉर्मेंस विद मार्केट कैसे? अब देखो, तो अगर मैं कंपेयर करूँगा परफॉर्मेंस विद मार्केट, ठीक है, मैं परफॉर्मेंस विद मार्केट कंपेयर करूँगा तो आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ये जो हम करते हैं, तो हमको आरपी तो 9 लेना पड़ेगा, ठीक है, आरएफ भी 9 लेना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो और 57.76 से तो उसका अंडर रूट करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अब 9.6 से तो डिवाइड करने से रहे, 7.6 से डिवाइड करेंगे। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सी पर देखो, अगर हमारा परफॉर्मेंस नेगेटिव था, ठीक है, परफॉर्मेंस मतलब कि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियस है परफॉर्मेंस तो जो है वो पुअर ही है, ठीक है। तो चलो समझो, और अगर मार्केट से कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स जो है वो पुअर है। खैर, अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन ऑफ XY कंपनीज, ठीक है, एंड बॉम्बे सेंसेक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल का देकर रखा है। अब कैलकुलेट करना है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। 2 स्टॉक बॉम्बे सेंसेक्स, कैलकुलेट सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क फॉर कंपनी स्टॉक इफ़ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज अलोकेटेड फॉर द स्टॉक्स, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज अलोकेटेड फॉर द स्टॉक, व्हाट वुड बी द पोर्टफोलियो रिस्क। अगर हमने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी दिया तो पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा? तो मैंने जो आपको एक बीटा का समझाया था ना पॉइंट, वो पॉइंट अब इधर आएगा, क्योंकि हमको जब पोर्टफोलियो रिस्क निकालना पड़ेगा तो सिस्टमैटिक रिस्क में इसका काम आएगा। अब सी, वो जो डायरेक्ट ही पोर्टफोलियो रिस्क पूछ रहा है, तो टोटल रिस्क में सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, राइट? तब देखो सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालना है। अब सिस्टमैटिक रिस्क हमको जो है
पोर्टफोलियो का निकालना है, पूछ रहे ना पोर्टफोलियो का। तो बोल रहे हैं कि बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर तो करने से रहे, हम तो आर स्क्वायर करेंगे इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का स्क्वायर करेंगे। पर सी अभी बीटा दे के रखा है तो चलो एक बार बीटा करके देखते हैं। 0.71 का स्क्वायर, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए हमको। तो इसको क्या इक्वल वेट दे दो कि बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एक बार निकालो। सी इधर ध्यान देना था, इधर सबसे पहले ये बोल रहे कैलकुलेट सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक, फिर वो बोल दिया बाद में पोर्टफोलियो रिस्क भी। तो ठीक है, इस तरीके से अभी तो हम पोर्टफोलियो का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक रिस्क हमने बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का निकाला, क्योंकि बीटा दे के रखा था। अब आती बात वही अनसिस्टमेटिक रिस्क की। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो निकालना है, या तो आपको टोटल रिस्क में से सिस्टमेटिक रिस्क माइनस करो, या तो ऐसा है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालो स्क्वायर का। ठीक है, इसको वेट का स्क्वायर कर दो, और यूजुअली वो ऐसा ही हो रहा है। तो आप ऐसा करो कि अनसिस्टमेटिक रिस्क निकाल लो। ठीक है, आप अनसिस्टमेटिक रिस्क निकाल लो स्टॉक का। अब जब अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालोगे स्टॉक का, तो बनती बात है, देखो अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक करने के लिए वही दो तरीके हैं, एक तो टोटल रिस्क ऑफ स्टॉक माइनस सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक, और एक होता है कि टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल रिस्क क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का होल स्क्वायर, और माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है कि बीटा ऑफ स्टॉक का होल स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, और एक होता है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का होल स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बीटा आपको देख रखा है स्टॉक का 0.71 स्क्वायर, ठीक है, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर भी देख रखा है। ठीक है, तो 0.71 स्क्वायर इंटू 2.25, ये आपका है 1.134, ये तो आ रहा है आपको सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिस्क तो चलो ठीक है 0.164 इसका भी आ गया, 1.134 और 0.164 चलो ये भी आ गया। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं। ठीक है, अब जब अनसिस्टमेटिक रिस्क है तो एक तरीका तो वही हो गया कि टोटल रिस्क मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक दे के रखा है आपको, उसका होल स्क्वायर दे के रखा है 6.30, 6.30 में से 1.134 माइनस कर दो, राइट, ये कर दो, 6.30 में से 1.134 माइनस कर दो। ठीक है, और इधर भी जो है 6.30 जब था ना, इधर भी ओके, इधर भी 5.86 में से 0.1640 माइनस कर दो, राइट। तो आपने एक तरीके से किया, आपने अनसिस्टमेटिक रिस्क निकाल लिया एक्स का, अनसिस्टमेटिक रिस्क निकाल लिया वाई का, और ठीक है आपने सही निकाला, कोई गलत नहीं निकाला। ठीक है, अनसिस्टमेटिक एक्स वाई का। अब जब 5.166 दे के रखा है और 5.696 दे के रखा है, तो वो इसको वेट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 0.5 का स्क्वायर, फिर इंटू 0.5 का स्क्वायर, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका। तो ठीक है ना, आपका एक तरीके से अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, और सिस्टमेटिक रिस्क तो आप निकाल चुके पोर्टफोलियो का, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा आपका। तो देखो इधर आपका बीटा से ही काम हो गया, पर इसमें जो इन्होंने एडिशनल एनालिसिस करके कुछ बताया है, देखो सी, तो उन्होंने ये बोला है एडिशनल एनालिसिस में यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब सी, तो ये बोल रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन गिव्स द परसेंटेज ऑफ द मार्केट इंडेक्स रिटर्न इन द एक्स कंपनी स्टॉक रिटर्न। 18% ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय द वेरिएशन ऑफ द इंडेक्स एंड 82% इज नॉट एक्सप्लेन बाय द इंडेक्स। देखो क्या लिखा है, 18% ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय द वेरिएशन ऑफ इंडेक्स, बट 82% इज नॉट एक्सप्लेन बाय द इंडेक्स। तो एक्सप्लेन बाय द इंडेक्स क्या है, तो जो जिसका दे के रखा है, मतलब कि अगर मेरे को सिस्टमेटिक रिस्क निकालना, तो मेरे को निकालना है तो ये निकाल दूंगा मैं, एक्स का तो निकाल दूंगा, पर वाई का कैसे निकालूंगा। अब सी, सॉरी, एक्स का आपने सिस्टमेटिक रिस्क निकाल लिया, आपने अनसिस्टमेटिक रिस्क भी आप निकाल दोगे, कैसे ना कैसे आप निकाल दोगे, राइट। पर अब पॉइंट ये है कि इसका आपको थोड़ी ना कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दे के रखा है, तो ऐसे केस में आपके पास जो है इधर ऑप्शन था कि आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और बोला ये क्या है कि अगर इससे भी करते ना तो आंसर सेम आता, अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। ये जो आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिख रहा है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आप कोरिलेशन का स्क्वायर मत मान लेना, बस ये एक विनती आपसे। अब कुछ बात कर लेते हैं हम मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो की। देखो समझो, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, हम पहले पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालते हैं, राइट। तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस क्या होता है कि जो उसका रिस्क होता है, रिस्क का स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि जब कोरिलेशन पॉजिटिव होता है तो रिस्क निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है, वेट्स के मुताबिक ही निकल जाता है। कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव होता है तो भी हो जाता है, ठीक है। कोरिलेशन पॉजिटिव रहता है तो रिस्क के बढ़ने के चांसेस रहते हैं, मतलब रिस्क ज़्यादा रहती है, रिस्क ज़्यादा रहेगी। पर कोरिलेशन नेगेटिव है तो रिस्क कम हो जाएगी।
पर मैंने बोला कि कोरिलेशन नेगेटिव रहने पे रिस्क कम होती है, ये नहीं बोला कि रिस्क ज़ीरो हो जाती है। तो रिस्क ज़ीरो होने के लिए आपके पास एक परफेक्ट वेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपका ज़ीरो हो भी सकता है, वेट्स कभी दे के रखे तो बहुत ही अच्छा है, कभी नहीं दे के रखे तो मैं आपको वेट्स निकालने का तरीका बताता हूँ। जैसे दो स्टॉक है एक्स और वाई, तो एक्स का वेट्स निकालना है तो ऐसे निकालोगे कि दूसरे का एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय दोनों का एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, इस तरीके से निकलेगा। तो दूसरे का एस डी डिवाइड बाय दोनों का एस डी। तो इस वेट से, इस ऑप्टिमल वेट से आपका वेट ए आ जाएगा 1 माइनस वेट ऑफ ए, था वेट ऑफ बी कर लेना। तो इस पर्टिकुलर वेट से जो है आप क्या कर लोगे, आपका रिस्क ज़ीरो आ जाएगा। पर ठीक है, एक तरीका, पर देखो एक सिचुएशन ये भी होती है, मैंने आपको ये बोला कि कोरिलेशन परफेक्टली नेगेटिव है तो रिस्क का रिडक्शन होता है। एक मैंने बोला रिस्क ज़ीरो हो जाती है, और एक होता है कि रिस्क जो है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ठीक है। रिस्क ज़ीरो नहीं होगा पर मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो इन वेट्स से निकलेगा। कुछ वेट्स होते हैं जहाँ पे अपन उस वेट से अगर हम करें तो जो है ज़ीरो आ जाएगा, रिस्क ज़ीरो हो जाएगा। पर रिस्क को ज़ीरो करने के लिए दो चीज़ें, परफेक्टली नेगेटिव भी होना चाहिए, ठीक है, वो वेट्स भी आपको प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि परफेक्टली नेगेटिव हो, परफेक्टली नेगेटिव हो, वेट्स प्रॉपर हो तब जाके ज़ीरो होता है। पर हो सकता है कि परफेक्टली नेगेटिव नहीं हो, ठीक है, नेगेटिव हो पर परफेक्टली नेगेटिव नहीं हो, या -1 से +1 के बीच में लाई करता हो तो ज़ीरो तो हो नहीं सकता। पर हमको ऐसे केस में मिनिमम रिस्क निकालना है, तो ऐसे केस में कुछ तो वेट्स होने चाहिए ना। तो वेट्स निकालने का तरीका ये रहा। तो ज़ीरो रिस्क पोर्टफोलियो निकालने के लिए ट्विन कंडीशन, परफेक्टली नेगेटिव एंड ऑप्टिमल वेट्स। तो देखो ऐसे केस में आप जो है वेट्स कैसे निकालोगे, जो आपको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालना है, कोरिलेशन परफेक्टली नेगेटिव नहीं है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालना है। तो ऐसे केस में वेट्स होता है जैसे कि दूसरे का एस डी डिवाइड बाय दोनों का एस डी होता है ना, इधर ऐसा होता है दूसरे का वेरिएंस मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का होल स्क्वायर, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस माइनस 2 कोवेरिएंस ए बी, ऐसे करना पड़ता है। तो देखो एक क्वेश्चन पर्टिकुलर है जो सिर्फ नोट्स का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ कि देखो चलो फिर कुछ क्वेश्चन ये है कि सी ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैव लो पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो पॉजिटिव है पर लो पॉजिटिव है। अब जब लो पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि ये ज़ीरो तो होगा नहीं, रिस्क ज़ीरो के लिए परफेक्टली नेगेटिव होना चाहिए, पर तो मिनिमम वेरिएंस निकल सकता है और इनका रिस्पेक्टिव रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल दे के रखा है, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी निकालो जिससे एक मिनिमाइज रिस्क हो। सिंपल सी बात है, देखो तो देखो क्या है कि प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी निकालो ताकि रिस्क मिनिमाइज हो जाए। तो सिंपल सी बात है, रिस्क मिनिमाइज करने के लिए हम क्या बोलते हैं इनफैक्ट कि दूसरे का वेरिएंस, ठीक है, दूसरे का वेरिएंस माइनस को वेरिएंस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का वेरिएंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बी का होल स्क्वायर माइनस को वेरिएंस, ठीक है, को वेरिएंस ऑफ ए बी डिवाइड बाय दोनों का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस ए बी, राइट। तो फर्स्ट यू कैलकुलेट कोवेरिएंस ऑफ ए बी, राइट। आर 0.5 है, एस डी इंटू एस डी 20 इंटू 25, तो 20 इंटू 25 इंटू 0.5, राइट, ठीक है। तो इधर 250, ठीक है, ये 250 आ गया, ठीक है। तो कोवेरिएंस हो गया 250, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन देखो दूसरे का वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ठीक है, बी का होल स्क्वायर, तो 625 माइनस 250 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 400 प्लस 625 माइनस 500, राइट। तो ऐसे केस में जो ए का वेट आ रहा है वो ए का वेट आ रहा है पर्टिकुलर 0.714, मतलब वही 71.43, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इन्वेस्टर हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट सी। तो इन्वेस्टर ने डिसाइड किया कि इन्वेस्ट करते 1 लाख इन द शेयर्स ऑफ 2 कंपनी ABC XYZ, प्रोजेक्शन ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द शेयर। तो शेयर के रिटर्न्स दे के रखे हैं, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी मतलब आप समझ रहे हो, P दे के रखा है, X दे के रखा है, Y दे के रखा है। पहले तो रिस्क एंड रिटर्न ऑफ रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर, तो आप मतलब वही XY निकाल लो, Y बार निकाल लो, राइट, ठीक है। तो आपका आ जाएगा X बार और Y बार, फिर P X माइनस X बार का होल स्क्वायर कर देना, P Y माइनस Y बार का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि डिवाइड अंडर रूट कर देना। तो पहले ये कर लो, तो क्या तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो हमारा जो एवरेज रिटर्न आ रहा है वो एक आ रहा है 12.5 है और एक आ रहा है हमारा 12.1%, राइट। तो ठीक है, वो P X माइनस X बार को होल स्क्वायर अगर आप करोगे, उसका टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 167.75।
और ऑब्वियसली बात है कि आप उसका अंडर रूट भी करोगे, और जब अंडर रूट करोगे तो 12.95 का स्क्वायर 12.95 आ जाएगा, ठीक है। यही स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपका एक तरीके से रिस्क एंड रिटर्न निकल जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि कंपेयर रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दिस 2 शेयर्स विद पोर्टफोलियो ऑफ दिस शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो हमको पोर्टफोलियो का निकालना है। सी तो बनती बात है कि पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैसे निकलेगा कि दोनों का रिटर्न देकर रखा है, उसको प्रोपोर्शन कर लो। मतलब 12.55 और 12.1 है, इसको 0.50 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो ठीक है, आपको इसका पोर्टफोलियो निकालना है तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ एक्स का ए का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर टू वेट ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई और को रिलेशन, राइट। तो ऐसे कैसे इधर हमको को रिलेशन निकालना पड़ेगा, और को रिलेशन निकालने का क्या होता है कि को वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दूसरी सिक्योरिटी, राइट। तो एक तरीके से पहले हमको कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा, और कोवेरिएंस तो ऐसे ही निकलेगा कि P दे के रखा है, X दे के रखा है, Y दे के रखा है, PX और PY से XY y बार निकल गया, तो X माइनस एक्स बार और Y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो PX माइनस एक्स बार, Y माइनस वाई बार। तो ऐसे ही आपको X माइनस एक्स बार, Y माइनस वाई बार निकालना है, ठीक है, और P से मल्टीप्लाई करना है, और X माइनस एक्स बार, Y माइनस वाई बार जो आप निकालोगे उसको P से मल्टीप्लाई करके जब आप सम अप करोगे तो आपका कोवेरिएंस आएगा, ठीक है। और सिंस जब आपको कोवेरिएंस आ ही गया है तो आप डायरेक्ट कोवेरिएंस ही पुट करो, को रिलेशन ही क्यों पुट करो, कोवेरिएंस पुट करो और वेट पुट करो डायरेक्ट, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। रिस्क आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। आप क्या बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव शेयर टू फॉर्मुलेट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। अब मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालना है तो वेट ऑफ ए इक्वल टू वेट ऑफ बी का ठीक है, वेट ऑफ ए इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बी माइनस को वेरिएंस ए बी माइनस वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी माइनस 2 कोवेरिएंस ए बी, राइट। अब सी आपको कोवेरिएंस तो देके रखा है -144.25, आपको ये पूरा कोवेरिएंस देके रखा है, ठीक है। और रही बात है वेरिएंस ऑफ बी, तो वेरिएंस ऑफ बी आपको देके रखा है, ठीक है। वो कितना है आपका वेरिएंस ऑफ बी 126.98, तो 126.98 माइनस 144, ठीक है, माइनस 144 मतलब वो प्लस हो गया, तो 126.98 प्लस 144.25, ठीक है। तो एक तरीके से वो हो गया 271.23 डिवाइड बाय जो है 167.75 जो वेरिएंस ऑफ ए है, 126.98 जो वेरिएंस ऑफ बी है, और माइनस 2 इंटू 144.25 जब आप करोगे तो इस तरीके से आपका जो है 0.46 आ जाएगा, ठीक है। आपका वेट ऑफ ए जो है वो 0.46 आ जाएगा। अब जब वेट ऑफ ए आपका 0.46 आएगा सी, तो आपका एक तरीके से जो वेट ऑफ बी है वो आपका 0.54 आ जाएगा। देखो अब समझो, क्वेश्चन है किरण, मिस किरण है सरप्लस फंड है, ठीक है, शी इज़ इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ शेयर ऑफ द कोर सेक्टर। तो उसको एक पोर्टफोलियो बनाना है ऑफ द कोर सेक्टर टू बी वेटेड इक्वली, ठीक है। हर फ्रेंड शीला बेस्ड ऑन द रिसर्च एडवाइस टू परचेज फॉलोइंग शेयर, कि तू ना ये शेयर सारे परचेज कर ले, राइट। और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबके मार्केट वैल्यू सेम ही है, मतलब कि सबका टोटल मार्केट वैल्यू सेम ही है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये सारे शेयर है। ऑन 1 अप्रैल प्राइस ऑफ दिस स्टॉक, ये स्टॉक की प्राइस ये हो गई, तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है, किसी की बढ़ेगी कम होगी जो भी होगा, ठीक। देखो अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट, आपको बताना है कि हाउ किरण कैन रीबैलेंस हर पोर्टफोलियो, उसको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है ऑन 1/4/2016 सो दैट हर एक्सपोजर टू इंडिविजुअल स्टॉक इज़ मेंटेन एट ओरिजिनल लेवल। मतलब कि जो उसका एक्सपोजर है ना हर एक स्टॉक का वो ओरिजिनल लेवल पे मेंटेन रहे, इन द सेंस कि देखो 400 इंटू 100 तो ये तो हो गया एक तरीके से 40,000, पर अब हो गया आपका 30,000, राइट। तो अब क्या करें, आपका जो है 100 इंटू 100 ना एक तरीके से 10,000, ठीक है, ये 10,000 से वैल्यू कम हो गई, तो अब क्या करें। देखो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट हाउ किरण कैन रीबैलेंस हर पोर्टफोलियो, उसको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, ठीक है, उसको हर एक स्टॉक का नहीं बैलेंस करना है। तो अगर आप देखो तो आपका टोटल जो है 40,000, तो ऐसे केस में जो है 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात आप इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका पोर्टफोलियो की वैल्यू निकालो पूरी, आपका जो पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू हो गई ना वो 2,13,400 हो गई। तो कायदे से जो 13,400 है इसको आप सेट ऑफ करो, ठीक है।
अब 2,13,400 है, ठीक है। अब 2,13,400 है तो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट हाउ किरण कैन रीबैलेंस हर पोर्टफोलियो सो दैट हर एक्सपोजर, उसका एक्सपोजर इंडिविजुअल स्टॉक में मेंटेन रहे ओरिजिनल लेवल पे। अब 2,13,400 को आप जो है 20% से बाइफरकेट करो, राइट। तब जैसे कि वो जो 40,000 था, ठीक है, वो हो गया 42,680, ठीक है। दूसरा भी 40,000 था, वो भी 42,680, मतलब 42,680 सब हो गए। तो फिर समझ रहे हो आप, आपको पहले क्या दिक्कत आ रही थी, आपको ये लग रहा था कि ये 40,000 हो गया, ये 30,000 हो गया, ठीक है। और आपको आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, ठीक है। आपको आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, और पोर्टफोलियो बैलेंस करना है तो आपको पहले पोर्टफोलियो का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, टोटल चेंज इन पोर्टफोलियो, और उसको आप सब में बांटो, ठीक है। तो आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है आप क्या करते हैं, अदरवाइज़ आप जो है बाकायदा वो 10,000 का जो डिफरेंस है, वो जो 10,000 का डिफरेंस है, ठीक है, उसको आप वापस से बढ़ाते, क्योंकि वो 300, क्योंकि वो एक्चुअली में 30,000 हो गया ना उसकी वैल्यू, तो आप उसको बढ़ाते, ठीक है। वो 10,000 की जो है खाना पूर्ति करते, डिवाइड बाई 300 करते हो, कुछ ना कुछ आप 33 जो पर्टिकुलर है शेयर्स, आप 133.33 आपके शेयर्स होते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पहले बाइफरकेशन करा एंड देन बाइफरकेशन करके रिवाइज द शेयर्स निकाले, ठीक है। तो जो करना है वो हमने बता दिया कि देखो पोर्टफोलियो वैल्यू है, पोर्टफोलियो को वैल्यू को बाइफरकेशन करो एंड अकॉर्डिंगली शेयर्स निकालो, ठीक है। वो आपने रिवाइज शेयर्स निकाले, पर जो सिचुएशन थी कि आप 10,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 300 करोगे तो 33 शेयर परचेज, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप उसको समझो, वो बोल रहे एक्सपोजर टू इंडिविजुअल स्टॉक इज मेंटेन एट ओरिजिनल लेवल। तो उसको पढ़ के ऐसे लगता है कि एक्सपोजर टू इंडिविजुअल स्टॉक मेंटेन एट ओरिजिनल लेवल। ये जो ओरिजिनल लेवल का मतलब है ना, ये ओरिजिनल लेवल का मतलब 40,000 नहीं है, ये ओरिजिनल लेवल का मतलब है 20%। मतलब कि वो एक्सपोजर टू इंडिविजुअल स्टॉक जो 20% का है ना, वो 20% ही रहे, ठीक है। तो ओरिजिनल लेवल जो है वो 40,000 सोचोगे, तब इसको जब आप प्राइस 300 हो गई है, 30,000 हो गया, तो आप इसको वापस से 40,000 लाने पे सोचोगे, इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो ये ओरिजिनल लेवल अगर आप 40,000 सोचोगे तो, पर ओरिजिनल लेवल 40,000 नहीं सोचना, हमको ओरिजिनल लेवल 20% सोचना है, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से जो है हमको निकालना है। तो ज़रा समझ चुके होंगे कि ओरिजिनल लेवल को हमको क्या सोचना है। अगर हम 20% सोच के वो चलेंगे तो ऐसे कैसे हम पोर्टफोलियो वैल्यू भी निकालेंगे, फिर प्रोपोर्शन बांट भी देंगे, देन इसके हिसाब से हम जो है रिवाइज द शेयर्स भी निकालेंगे। तो ओरिजिनल लेवल हमको जो सोचना है आंसर के मुताबिक, ये हमको ये सोचना है, ओके। सी, अब अगला क्वेश्चन है हमारा सुनिधि का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। वो करते हैं, देन इसके बाद हमारे जो है इंदिरा करके क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है, वो भी करते हैं। तो देखो मिस सुनिधि इज़ वर्किंग विद एन MNC, तो वो MNC के साथ वर्क कर रही है और शी इज़ वेल वर्सेंट, ठीक है, वेल वर्सेंट विद द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक। और उसको एक टेक्निक टेस्ट करनी है, ठीक है। और तो उसने एक टेक्निक कंस्ट्रक्ट करी, और उसको जो है एक पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी होती ना, जो नॉर्मल लोगों के कन्वेंशनल तरीके होते हैं, उसको उससे चेक करना और पता करना है कि वो उसका जो टेक्निक्स है वो बेनिफिशियल है कि नहीं है। और फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी ओनली, उसके फंड में सिर्फ इक्विटी है, एंड द एंडिंग NAV ऑफ द फंड ही कंस्ट्रक्टेड फॉर द लास्ट 10 मंथ। उसकी इक्विटी है ना, तो हर आखिरी के जो 10 महीने की जो NAV थी वो NAV इस तरीके से है। अब एज्यूम करो कि सुनिधि ने इन्वेस्ट करा है नोशनल अमाउंट 2 लाख इक्वली इक्विटी फंड में और एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में, कि चलो 2 लाख में इधर करके देखती हूँ, 2 लाख में कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में करके देखती हूँ, ठीक है ना। और बिगिनिंग ऑफ द दिसंबर 2008, और देखते हैं कि कौन ज़्यादा मेरे को कमा के देता है। और टोटल पोर्टफोलियो को रीबैलेंस हर बार करा जाएगा, पोर्टफोलियो जो है रीबैलेंस करा जाएगा ईच टाइम जब NAV जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी 15% से। तो जब NAV इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी 15% से, तो ईच टाइम किया जाएगा। तो नोट करना कि इधर से मत कंपेयर करना, 15% जो भी है इधर से हमको कंपेयर नहीं करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ ईच लेवल, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, हमको हर लेवल ऑफ NAV पे हमको वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। और जैसे कि दिसंबर का पोर्टफोलियो का वैल्यू, जनवरी का पोर्टफोलियो का वैल्यू, जो दोनों का डिफरेंस है अगर 15% से ज़्यादा है तो उसको भी रीबैलेंस करेंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। पर जो कंजर्वेटिव बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, उसमें भी आपने 2 लाख लगाए हैं। अब जो 2 लाख लगाए हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो जो 2 लाख लगाए हैं तब आपकी NAV 40 थी, तो डिवाइड बाय 40,
और अब एन हो गई 52, 3×52 करो, तो ऐसे केस में 2,60,000 है, मतलब आपको 60,000 का गेन है, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है सी। तो देखो जब आपकी पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी रहेगी तो आपको 60,000 का गेन देगा, ठीक है। अब आते हैं इधर, ठीक है, कि इधर हमारी क्या हालत है। सी 2 लाख हमने इन्वेस्ट किया था, 40 की एनएवी थी, तो 2 लाख डिवाइड बाई 40 करो, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ शेयर कितने हो गए, 5,000, ठीक है। सी तो अभी आपको रीबैलेंस की ज़रूरत तो अभी नहीं है, ठीक है, अभी आपको रीबैलेंस की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 5,000 को 25 से मल्टीप्लाई करो। अब सी इसने क्या किया, देखो शी हैज़ कंस्ट्रक्टेड एंड ठीक है, एक तो उसकी जो एक टेक्निक थी उसमें उसने क्या किया कि इन्वेस्टेड करे नोशनल अमाउंट 2 लाख इक्वली, इधर ध्यान रखना, इन्वेस्ट करे नोशनल अमाउंट 2 लाख इक्वली इन इक्विटी फंड एंड कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड। मतलब कि उसने 2 लाख सिर्फ इक्विटी में नहीं 1-1 लाख करके इन्वेस्ट करा। उसने इक्विटी में भी इन्वेस्ट करा 1 लाख और बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करा 1 लाख, और इक्विटी में इन्वेस्ट करा तब एनएवी 40 थी, तो इधर 5,000 शेयर हो गए उसके ऐसे। और बॉन्ड में तो बाकायदा जो थे उसके 1 लाख उसने बॉन्ड में कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में करा है। तो जब ये 25 हुआ तो 2500 × 25 62,500 हो गया। और यही जो बॉन्ड के 1 लाख है वो तो 1 लाख ही रहे, तो एक तरीके से जो टोटल इनके 2 लाख थे वो अब हो गए 1,62,500। अब सिंस 1,62,500 हो गए तो ऐसे केस में इनको रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। रीबैलेंसिंग मतलब कि क्या, रीबैलेंसिंग का मतलब है कि 2 लाख पर नहीं लाना, रीबैलेंसिंग मतलब परसेंटेज वाली रीबैलेंसिंग है, इन द सेंस कि ये अब जो है इक्वल करेंगे, ठीक है। तो इधर भी रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि उनको इक्वल पे आना है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और रीबैलेंसिंग कैसे कि 81,250 इक्विटी में 81,250 बॉन्ड में, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 62,500 है वो 81,250 करना पड़ेगा हमको। मीन्स आपको 750 शेयर बाय करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको 750 शेयर बाय करने पड़ेंगे, राइट। तो टोटल जो 2500 शेयर हो जाते हैं वो आपके 3250 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो तीसरा वैल्यू है वो है वैल्यू 36, अब वैल्यू हो गई 36, तो 3250 × 36 ये हो गया हमारा 1,17,000, राइट। और देखो वो जो 81,250 हो गया वो तो 81,250 ही है, ठीक है। अब 1,17,000 प्लस 81,250, राइट, ये है 198,250, ठीक है। अब सी, अब देखो पहले आपका 1,62,500 था, अब आपका 198,250 हो गया, अब ये भी आपका चेंज हो गया। तो 198,250 को जो है आप डिवाइड बाई 50, मतलब 198,250 का इंटू 50% करोगे। अब 99,125 लेकर आना है, 99,125, 99,125, मतलब कि अब जो है 1,17,000 से आपको जो है 1,17,000 से आपको 99,125 में आना है। तो 17,875 आपको डाइवेस्ट करने पड़ेंगे इक्विटी से, और 17,875 जो है उसको 36 से डिवाइड करें तो 496.53 शेयर्स, आपको 496.53 शेयर्स हटाने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने 750 बाय करे थे तो 250 प्लस 750 3,250 हो गया था, वैसे ही 3,250 माइनस 496.53 शेयर्स आपको हटाने पड़ेंगे, तो आपके शेयर हो जाएंगे 2,753.47, ठीक है। अब ये जो है वैल्यू, अब वैल्यू 36 के बाद हो गई 32, राइट, ये हो गई आपकी वैल्यू 32, ठीक है। अब जब 32 हुई तो वो हुआ 88,111.04 और 88,111.04 प्लस 99,125, तो प्लस 99,125 ये आपके टोटल जो हो गए वो हो गए। तो सी 198,250 जो है 198,250, ठीक है, वो अब हो गया 1,87236.86, ठीक है। तो ये 11,000, ठीक है। अभी जो 11,000 चेंज है ये 15% का चेंज नहीं है, इसलिए रीबैलेंसिंग नहीं करेंगे, मतलब कि 2,753.47 चलने दो। अब देखो 2,753.47 है, अगली वैल्यू जो है हमारी, अगली वैल्यू क्या है 38, ठीक है। अब 2,753.47 अगली वैल्यू है हमारी 38, ये हो गया हमारा 1,04,631.86। अब ये जो 1,04,631.86 है और 99,125 है, सी 1,04,631.86 प्लस 99,125 है, ये हमारा हो गया, ठीक है। एक तरीके से हमारा जो है 1,04,163.86 और 99,125 ये हमारा 2,03,756 हो गया। हमारा आखिरी कितना था 198,250, फिर 198 से जो हुआ 187 पे, तो 15% तक का कुछ चेंज हुआ नहीं, तो हमने रीबैलेंसिंग नहीं करी। अब जो है 187 से 203 हो गया,
देखो इस तरीके से आपको देखना है कि जो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, ठीक है, इक्विटी फंड है, उसमें 15% तक का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इक्विटी पोर्टफोलियो में हो रहा है 15% का चेंज। तो पॉइंट ये है कि NAV ऑफ फंड इंक्रीज और डिक्रीज होता है 15% से, तो जाके चेंज होता है। अब इधर NAV ऑफ फंड का मतलब जो है, NAV ऑफ फंड का मतलब जो है वो आपका जो है बाकायदा ये आपका इक्विटी है इंस्टेड ऑफ पोर्टफोलियो। ये नहीं बोला इन्होंने पोर्टफोलियो, इन्होंने बोला है NAV ऑफ फंड। तो देखो क्यों ना हम उसको वापस से करें। सी हमारे पास 2 लाख थे, ठीक है, 2 लाख हमने एक तो नॉर्मल पैसिव बाय एंड होल्ड में लगा लिए और एक 2 लाख है जिसमें हमने 1 लाख इक्विटी फंड में लगाया। सी अब इक्विटी फंड बोला है तो हम इधर फंड का इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे, ठीक है। तब इधर जो है इक्विटी फंड का इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे, हम पोर्टफोलियो का नहीं देखेंगे। तो सपोज करो कि भैया 1 लाख मैंने लगा के रखा है, 1 लाख मैंने डेप्ट में लगा के रखे हैं। जब 1 लाख लगा के रखा था, ठीक है, राइट, तो 40 NAV थी, तो यूनिट्स कितनी हो गई, तो हमारी हो गई 2500 यूनिट, ठीक है, और 1 लाख इधर लगा के रखा है। अब यही 40 की जगह हो गया हमारा 25, राइट, तो वो गया 1 लाख की जगह 62,500, बाकी 1 लाख तो 1 लाख ही था। अब 1 लाख और 62,500 में जो अंतर है ना वो 15% से ज़्यादा का अंतर है, इसलिए इक्वलाइजेशन करना पड़ा और रीबैलेंसिंग करनी पड़ी। और रीबैलेंसिंग में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बोल के रखा है, और रीबैलेंसिंग का मतलब 50-50% पे लेकर आ जाओ, इसलिए 1,62,500 को 50% लेकर आए तो 81,250 को करना पड़ा, और डेप्ट को भी 81,250 करना पड़ा। अब इक्विटी को 81,250 कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 25 करके हमको शेयर्स बताने पड़ेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 25 करके हमने शेयर बताया 3250, मतलब एक तरीके से हमने 750 बाय करे, ठीक है। अब देखो अब ये 3250, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 36 हो गई वैल्यू, तो जो 3250 है इसकी हो गई वैल्यू 36, ठीक है, इंटू 36 करा 1,17,000 है, 1,17,000, ठीक है। तो 81,250 से 1,17,000। अब 1,17,000 डिवाइड बाई 36 करोगे, राइट, 1 सेकेंड, हमारे जो शेयर हो गए थे वो 3250 हो गए, राइट। अब शेयर की वैल्यू हो गई 36। अब ऐसा बोलना पड़ेगा कि शेयर की वैल्यू अब 36 हो गई है, तो सी वो हो गया 1,17,000, ठीक है, वो ये है 81,250, ठीक है। तो 1,17,000 प्लस 81,250 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 198,250, और 81,250 से 1,17,000 पे चले गए, इसलिए 198,250, मतलब 15% से ज़्यादा का ही चेंज है, इसलिए 198,250 को डिवाइड बाई 2 करके 99,125 करना पड़ रहा है। तो आपको 99,125 करना है, ठीक है, और 99,125 डिवाइड बाई 36 करो तो वो हो गया 2753, ठीक है, वो हो गया 2753.47। तो 3250 से 2753.47 हो गया, तो 496.53 हो गया। अब ये जो 496.53 है ये हमको सेल करना पड़ा, ठीक है, ये हमको सेल करना पड़ा। अब यही जो वैल्यू है 36, अब ये 36 हो गई वैल्यू 32, राइट। तो 2753.47 इंटू 32 ये है 88,111.04, और ठीक है 99,125 ये तो है ही हमारा जो डेप्ट है। तो 88,111.04 प्लस 99,125 वो है 187,236.04, राइट। तब सी 99,125 से 99,125 से 88,111.04 हो गया, तो 11013.96 हुआ। पर ये जो 11013.96 है 99,125 ये जो है बाकायदा इतना कुछ 15% तक का चेंज तो था नहीं, तो ऐसे केस में उसको रीबैलेंसिंग करी नहीं हमने। फिर वैल्यू हो गई 38, जब वैल्यू हो गई 38 तो 2753.47 इनको 38 से मल्टीप्लाई करा तो आया हमारा 104,631.86, ठीक है। अब सी तो आपको ऐसे केस में जो है 88,111.04 और 104,631.86 को कंपेयर करोगे तो 15% से ज़्यादा का चेंज आएगा, और आपको दिख रहा है फिर 104,631.86 प्लस 99,125, ठीक है, 9925, तो ये आ जाएगा हमारा 203,756.86। अब इसको आपको डिवाइड बाई 2 करके इक्वलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 101878.41 हमको ऐसे इक्वलाइज़ करना पड़ा, उसको डिवाइड बाई 38 करोगे तो 2681 आएगा, 2681.01। इट मीन्स 2753.42 से हमको 47 से हमको 2681.01 पे आना पड़ा, तो हमको सेल करना पड़ जाएगा। और इसी तरीके से जो है हमको वापस से फ़ंड को चेक करना पड़ेगा। फिर फ़ंड में अगर जो है अगला वैल्यू जैसा हमारा 37 है, तो देखो एक बार कि क्या आपका 15% चेंज हुआ है,
ठीक है। तो 37 से आप देखोगे कि आपका चेंज हुआ है, तो ठीक है, आपका नहीं हुआ, ओके। फिर आप अपना दो जो है 42 करोगे, 42 से पता करोगे कि आपका चेंज हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। फिर आप 43 करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपको उसके बाद कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो 101878.41 है, अब डेप्थ की वैल्यू इतनी ही रहेगी, अब कोई रीबैलेंसिंग नहीं होने वाली, ठीक है, अब कोई रीबैलेंसिंग नहीं होने वाली। सी, तो एट द लास्ट जो एक तरीके से हमारे पास जो शेयर है 2681.01, उसकी लास्ट में वैल्यू निकल रही है, ठीक है। हाँ, जब वैल्यू हमारी जब 50 होती है, जब वैल्यू हमारी 50 होगी, मतलब जब हम यहाँ पे आएंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमको और सेल करने हैं, ठीक है, 321.72 शेयर्स। तो मैं आपको 50वीं वैल्यू पर आके बताता हूँ। देखो 43 तक जो है हमारा 2681.01 था, ठीक है। तो जो 43 तक की जो वैल्यू है उसमें हमारा बाकायदा ऐसा था कि जो है हमारे जो फंड है इक्विटी वाले, वो डेप्ट वाले तो 101878.41 थे, ठीक है। और जो हमारा इक्विटी है वो था 115283.43, मतलब हमारे शेयर 2681.01 थे। अब देखो 50 हो गया, तो 2681.01 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 134050.5। तो 134050.5 माइनस 115 283 115,283.43 डिवाइड बाय 115,283.43, ठीक है। ये 15% से ज़्यादा का चेंज है। तो ऐसे केस में 134050 राइट, प्लस 101878 जो हमारा था, प्लस 101878 प्लस 101878.50, ये हमारा जो टोटल हुआ 235929 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 117964.5, 117964.5। अब रही बात है कि 117964.5 डिवाइड बाय 50 करोगे, 117964.5 डिवाइड बाय 50 करोगे तो एक तरीके से 2359.29 हो जाता है। तो 2681.01 से 2359.29 हो जाता है, मतलब 321.72 शेयर्स हमको वापस से बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो ले देखिए हमारे शेयर जो होते हैं वो 2359.29 होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 52 से, तो हमारी एक ये वैल्यू है। साथ ही साथ हमारी जो वैल्यू है 117,964.50, ये हमारी वैल्यू आती है, और इससे हमारी टोटल वैल्यू आ जाती है 2,40,647। ये हमारी वैल्यू आती है 2,40,647 पर सुनी थी। अगर पैसिव बाय एंड होल्ड करती तो उसका 2,60,000 आता। और इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी जीत गई। तो बहुत ही एक लंबा और एक बहुत ही प्रोसीजर, थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसीजर है ये। और प्रोसीजर ट्रिकी क्या, बहुत ही मतलब लंबी प्रोसीजर है, कैलकुलेटिव है, तो आप अपने साथ सॉल्यूशन रेडी रखिए, आपको समझ में आएगा फिर। तो जब भी, अब हम क्या समझे कि जब भी रीबैलेंसिंग होगी ना, तब रीबैलेंसिंग वैल्यू की नहीं, हम वैल्यू की रीबैलेंसिंग नहीं करेंगे। हम जो रीबैलेंसिंग करेंगे वो रीबैलेंसिंग परसेंटेज की करेंगे। इसके पहले भी जो रीबैलेंसिंग थी वो 20% की रीबैलेंसिंग थी, रादर देन वैल्यू की रीबैलेंसिंग करना कि हमको 40,000 वैल्यू रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था।